एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हो। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। सो एक लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी अपनी रिलेशंस के बारे में कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या क्या होते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लें, क्या कहते हो? आगे वही सारे बच्चे के ओके। सो हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में डिस्कस करें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वाइड रिलेशन, एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सल रिलेशन, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना क्या था वो आइडेंटिटी रिलेशन, एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैंने बताया था आपको? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और उनको कंबाइन करके कोई एक ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कंबाइंडली इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो उसके बाद हमने उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क भी दिया था। आई होप आप उसको करके आए होंगे। आज मैं उस क्वेश्चन को करके बताऊंगी, तो जिससे आपको अपना आंसर मैच कर लेना कि क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? सो भाई बाकी के बच्चे मुझे लगता है जुड़ गए होंगे अब तक, तो अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। ओके, सो लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट दिस एंड आर दे रखा है ये, तो चूज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ पहले तो आपका आंसर क्या है। आपने पहले भी कमेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन अपना लिखेंगे 1,2 एंड 2,2 एंड 1,1 एंड 4,4 एंड 1,3। ओहो, कितना बड़ा रिलेशन है। 3,3 काफ़ी लंबा रिलेशन चला है भाई ये। चलो, और सेट जो दे रखा है उसको मैंने सेट ए दे दिया, दैट इज 1 2 3 4। मतलब ए से ए में एक रिलेशन डिफाइंड है। तो ए में 1 2 3 4, ए में कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं? 4, 4 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, एंड 4 का 4 के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। तो देखो, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ नहीं है। अरे ये रहा, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कहानी तो हो गई स्टार्ट कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। ये हमें सेट नहीं दिया होता तो अपने लिए डिफिकल्ट था रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि क्या कहता है कि जिस सेट पर अपना फंक्शन डिफाइंड है ना, जिस सेट पर अपना रिलेशन डिफाइंड है, तो उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका अपने साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। क्लियर? समझ आ गया? सो येस, इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कहानी खत्म। नाउ कम टू द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें बस अपने रिलेशन पर ध्यान देना होता है, वहां में देना ही नहीं ध्यान। 1,2 दिख गया, 1,2, तो 2,1 होना जरूरी है। 2,1 देखो कहीं पे मिला क्या भाई? अपने को पता है कि a, b प्रेजेंट है, तो वहीं उस रिलेशन में b, a प्रेजेंट होना चाहिए फॉर बीइंग सिमेट्रिक। सो देखो 1,2 दिख गया, मुझे 2,1 कहीं नहीं दिखा, तो आप लिख दो यहाँ पर सेकंड ऐसे ऑप्शन डाल के कि 1,2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। हमें होगी चेक ही नहीं करना, हमें एक भी गलती मिल जाएगी ना, मतलब ऐसा है कि चाहे तुमने 100 अच्छाइयाँ की, एक भी बुराई कर दी, एक भी गलती कर दी, तो तुम सिमेट्रिक नहीं हो। ओके, नाउ कम टू द ट्रांजिटिव पार्ट। ट्रांजिटिव में हमें देखना होगा, सारे कॉम्बिनेशन फॉलो करने पड़ेंगे। 1,2 है ना, तो 2,2 से देखेंगे नहीं, हमें सिमिलर वालों से देखना नहीं है। इधर, इधर और इधर, ये 3 में मैं बात कर रही हूँ। तो इसका 1,2 अब देखते हैं, ये ए बी है, तो 2 से स्टार्टिंग कौन सी है? ये 2 से स्टार्टिंग कोई नहीं है। मतलब हमारे पास दिस, दिस और दिस, इनमें हमें चेक करना है। तो ये 1,2 2 पर एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्टिंग वाला कोई भी नहीं है। चलो फिर तो छोड़ो, ये इन पर चेक ही नहीं करना। 1,3, अब 3 पर स्टार्टिंग वाला ये तो चेक नहीं करना, ये है। तो इधर a, b, b, c लिया, तो आप थर्ड पॉइंट लिखोगे कि 1,3 एंड 3,2 इज हियर। तो इनसे क्या मिलेगा? 1,2, a, b, b, c, तो ये मिलेगा a, c। तो 1,2 इज अवेलेबल, यस इट इज हियर।
और कोई ऐसा लग रहा है कि जिसका ट्रांजिटिव का केस बन सकता है? नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए ये अवेलेबल होना ज़रूरी है। मतलब क्या कि इफ़ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी इज़ हियर, तो यहाँ से ए कॉमा सी मिलना चाहिए। ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी इज़ अवेलेबल इन योर रिलेशन, तो ए कॉमा सी होना चाहिए फॉर बीइंग ट्रांजिटिव। तो हमने देखा कि हमारे जो सिमिलर वाले हैं ना, इन पर मत लगाओ, इन पर ट्रांजिटिव लगाने की जरूरत नहीं। इधर करेंगे तो 1,2 यही मिलेगा, ठीक है। इसके साथ किया 1,3, तो इससे करेंगे तो 1,3। तो हमने सिर्फ 1,2 देखा तो और 2 के लिए कोई नहीं है। फिर 1,3 पर आए तो 3,2, तो 1 2। अच्छा 3,2 देखेंगे तो अगेन 2 से स्टार्टिंग कोई नहीं है, तो येस इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए ये और ये, सॉरी ये वाला एंड ये वाला पिक किया तो यहाँ से हमें 1,2 मिल गया, तो येस इट इज अवेलेबल इन योर रिलेशन। तो आप लिखोगे येस इट इज ट्रांजिटिव, ये हमारा ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो बस रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो ऊपर वाला गलत है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट सॉरी नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ठीक है। आर इज सिमेट्रिक गलत, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन गलत, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल अभी हम 2 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन और अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस सब पर, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन द एक्स वाई प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पर जितनी भी लाइन्स है वो हमारा सेट है इस रिलेशन के लिए। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, रिलेशन क्या दे रखा है कि L1, L2 और such that L1 is perpendicular, perpendicularly parallel, L1 is parallel to L2। ये हमारा रिलेशन है कि L1 is parallel to L2, और L1 L2 क्या है, हमारे एक लाइन है जो इसको हमने कहाँ से लिया है, एक सेट से। द सेट इज ऑल द लाइन इन दिस एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। अब स्टार्ट कर दें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कहानी। तो सबसे पहले नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करना है। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम, किस पर लगाते हैं बेटा, L1 रिलेशन L1, अपने ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए उसका एस्टैब्लिश। तो L1 रिलेशन L1 क्या होगा, तो L1 इज पैरेलल टू L1, पैरेलल टू L1। L1 अपने ही लाइन के पैरेलल होते हैं, यस। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, दैट वाज इनकरेक्ट, बट यहाँ पर बोला है कि दिस L1 इज पैरेलल टू दिस L1, तो यस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो जो स्टेटमेंट लिखा है दैट इज ट्रू। आप बोलोगे कि भाई तुम सही बात कर रहे हो, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक, ये रिफ्लेक्सिव निकल गया। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक के बारे में। नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करें, ठीक है। तो इफ L1 रिलेशन L2 इज एप्लीकेबल देन L2 रिलेशन L1 शुड बी एप्लीकेबल, तभी हम कहेंगे कि ये रिलेशन अपना कैसा है, सिमेट्रिक। तो यहाँ से स्टेटमेंट लिखो, L1 रिलेशन L2 क्या लिख रखा है, L1 इज पैरेलल टू L1, L2, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। ये दिया गया है मतलब कि L1 एक लाइन है विच इज पैरेलल टू L2, ऐसे लिखते हैं। अब इस स्टेटमेंट को लिख करके देखो, इसका मतलब क्या होगा, L2 इज पैरेलल टू L1। भाई दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, सेब पर चाकू गिरे या चाकू पर सेब गिरे, कटेगा तो सेब। तो बेसिकली L1 पर पैरेलल L2 के, ये L2 पैरेलल L1 के, दोनों ही पैरेलल है एक दूसरे के। तो जो इस स्टेटमेंट को यूज करके क्या ट्रू है, तो यस जब L1 L2 के पैरेलल दे रखा है तो यस L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये एप्लीकेबल हो चुका है, इट इज करेक्ट, है ना। तो इट इज सिमेट्रिक,
ये रिलेशन अपना सिमेट्रिक रिलेशन है. नाउ थर्ड वन, एंड थर्ड वन इज योर ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें, ठीक है. सो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? वो कहता है कि इफ L1 रिलेशन L2 एंड L2 रिलेशन L3, मतलब कोई रिलेशन L1 L2 दोनों पर एप्लीकेबल है एंड L2 L3 दोनों पर एप्लीकेबल है, तो वही हमारा L1 और L3 पर एप्लीकेबल होगा, तो ये रिलेशन अपना ट्रांजिटिव हो जाएगा. तो पहले हमने लिखा इसकी कहानी कि L1 रिलेशन L2, इसका मतलब क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक. इसका मतलब L1 पैरेलल टू L2 एंड L1 रिलेशन L2 रिलेशन L3, इसका मतलब है L2 इज पैरेलल टू L3, मतलब L2 जो है अपना L3 के पैरेलल है. अब सारे केसेस सोचना आराम से. कोई भी दो लाइन पैरेलल है, ठीक है. ये लाइन ले लिया आपने, ये भी लाइन ले ली, दिख रही है दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है. भाई मेरे दो ही आता है, कोई नहीं, ट्राई करते हैं शेरा वाली बात बनने की. ओके, ये L1 और L2 दोनों पैरेलल है. अब तीसरी लाइन आ गई है, मैंने कहा ये L1 ये L2, ठीक है, ध्यान देना दोनों पैरेलल है. अब ये L3 को ऐसे रखना है कि वो इस लाइन के पैरेलल है. आप सोचो कि मैं ऐसे रख दूं परपेंडिकुलर, ऐसे ही कुछ रखना पड़ेगा. तो ये पैन को मैं बीच में से हटा देती हूँ. दिस वाज L2, ये L1 ये L3, तो L1 L3 में भी क्या रिलेशन रहेगा? पैरेलल रहेंगे. तो आप यहाँ से कहोगे कि भाई इस तरीके से ले लो कि ये मेरी L1 है, ये अपनी L2 है, दोनों पैरेलल है. एक लाइन L2 के पैरेलल तो वो कुछ ऐसी ही होगी, तो ये आपस में L3 और L1 भी कैसी होंगी? पैरेलल. तो यहाँ से आप कह सकते हो हेंस L1 एंड L3 आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर. सो ये अपना कैसा रिलेशन हो चुका है? ट्रांजिटिव. ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो चुका है. तो देखो वो कह रहा था शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. मैंने आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने ही नहीं दिया था उस टाइम पर, क्योंकि हम लोग पढ़ लेते तो दिमाग में वो चला जाता है कि इक्विवेलेंस होगा तो सब कुछ होगा. हम अपने अकॉर्डिंग सीख रहे हैं. तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ ट्रांजिटिव. कोई भी रिलेशन एक टाइम पर तीनों होता है तो उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन. तो आप लिख सकते हो कि गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. जो रिलेशन दे रखा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. वही क्वेश्चन कह रहा था शो दैट द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब आगे क्या कह रहा है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4. ओके, इधर आओ. y इक्वल टू 2x प्लस 4 सेट ऑफ ऑल लाइंस की बात कर रहा है. बेसिकली जो जिस पर ये फंक्शन जो अपना रिलेशन दे रखा है वो एप्लीकेबल हो, ऐसा हमसे सेट ऑफ लाइंस की बात कर रहा है रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4. तो यहाँ पर हम हमारा रिलेशन क्या है? हम लोग पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल लाइंस. तो कोई भी लाइन, ये लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो इसके पैरेलल लाइन की बात करेंगे तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है. तो इस लाइन का स्लोप निकालना आता है बेटा? इस लाइन का स्लोप कोई भी बालक बताएगा. इसको हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c. तो y का कोफिशिएंट 1, x का जो भी कोफिशिएंट है दैट इज स्लोप. और पैरेलल लाइन जितनी भी होती है सबका स्लोप सेम रहता है. इज इट क्लियर कि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहता है? तो ऑल लाइंस रिलेटेड टू गिवन लाइन सबका स्लोप सेम रहेगा. क्या लिखोगे? y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट नहीं पता तो कॉन्स्टेंट से वेरी करेंगे, तो सारी लाइंस जो होंगी इस रिलेशन में सारी पैरेलल रहेंगी और सबका स्लोप 2 रहेगा. तो y इक्वल टू 2x प्लस c. इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस वन, सो दैट इज y इक्वल टू 2x प्लस c. इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है कि किस तरीके से काम करना है? चलो जस्ट मूव टू द अनदर क्वेश्चन. शो दैट द रिलेशन, क्या दे रखा है बेटा? आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर. ओके, रिलेशन देखते हैं. और किस पर दे रखा है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स.
सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, तो रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन लिखते हैं पहले। P1, P2, okay, P1 and P2 have same number of sides। ये हमारा रिलेशन दे रखा है। और सेट क्या है अपने पास, ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन सबको पता है ना, सबको पता होगा ना। पॉलीगन्स किसे कहते हैं, एक कर्व्ड अपने पास शेप होती है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स चलती हैं, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, उसने रेगुलर पॉलीगन ऐसा कुछ नहीं बात की है, बस जस्ट पॉलीगन की बात कर रहा है। तो रिलेशन दे रखा है कि देयर आर टू पॉलीगन P1 P2। भाई पॉलीगन का सेट है तो पॉलीगन ही मिलेंगे ना उनको। सो P1 P2, और कह रहा है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो अब हमें इसकी बात करनी है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, नंबर 1 हम पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो अपने को पता है कि P1 रिलेशन P1, इधर हम लिखने वाले हैं, किस पर लिखने वाले हैं, P1, क्योंकि रिफ्लेक्सिव अपने ही सेम उसी पर एप्लीकेबल होता है। तो P1 रिलेशन P1 निकाल के देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट को लिखेंगे यहाँ पर, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या ये ट्रुथ है जो लिखा गया है स्टेटमेंट, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स? क्या दोनों में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं? भाई P1 एक पॉलीगन है, एक पॉलीगन और दूसरे पॉलीगन दोनों में मतलब सेम ही तो पॉलीगन है, तो कुछ नया नहीं लिखा। एक ट्राइंगल है तो मैंने बोला इस ट्राइंगल में 3 साइड है, फिर वही ट्राइंगल उठा लिया कि इस ट्राइंगल में 3 साइड है। तो भाई एक ही पॉलीगन है तो उन दोनों में तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे ही होंगे। तो आप इसको लिखोगे यस इट इज करेक्ट, और ये क्या है अपना फिर रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक के बारे में। करो भाई आप लोग, सिमेट्रिक की बात कैसे करेंगे, तो इफ P1 रिलेशन P2 है ना, फिर लिख करके देखते हैं कि P1 रिलेशन P2 क्या है, और उसके बाद देन P2 रिलेशन P1 की बात करेंगे। इस स्टेटमेंट को यूज करके, इफ वाला जो स्टेटमेंट दिया है उसको यूज करके अपने को लगता है कि हम P2 रिलेशन P1 को ट्रुथ बोल सकते हैं, तो इट वुड बी सिमेट्रिक। क्लियर? सो यहां से क्या होगा, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहां पर P2 एंड P1, P1 की जगह P2, P2 की जगह P1, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या ये बताओ, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके इक्वेशन नंबर 2 को प्रूव कर सकते हैं? बोले मैम दोनों में डिफरेंस ही क्या है, बोथ आर द सेम। कैन यू सी, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये दिया है। सिमेट्रिक में बस हमें यही याद रखना है कि इफ वाला स्टेटमेंट हम मान करके चलेंगे कि इट इज गिवन, तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, दिस इज गिवन। आप भूल जाते हो ना, तो इसको साइड में लिख लिया करो कि भाई ये हमें गिवन है। ओके, इट इज गिवन कि P1 और P2 दो हमारे पास पॉलीगन है, उन दोनों में नंबर ऑफ साइड्स सेम है। देन P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम ही तो लिखा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक ट्राइंगल, यहाँ पे एक ट्राइंगल, इसकी और इसकी साइड सेम है, इसकी और इसकी साइड सेम है। यस, बोथ आर द सेम स्टेटमेंट, इट इज गिवन, सो दिस इज ट्रू। क्या कहते हो, क्लियर है ना? तो आप बोलोगे इट इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। कैन यू सी दिस वन, सिमेट्रिक अपना रिलेशन है। तो ये गिवन रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक हो चुका है। अब जंप करेंगे ट्रांजिटिव। तो नंबर 3, ट्रांजिटिव रिलेशन की हम बात करें, ठीक,
इधर आओ, इफ P1 रिलेशन P2 एंड P2 रिलेशन P3, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? P1 रिलेशन P3। तो P1 रिलेशन P2 क्या कहता है? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इट इज गिवन। क्या कहते हैं दोस्तों, फटाफट से बताओ। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। एम आई क्लियर? बताओ बताओ बताओ। और यहां पर कह रहा है कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इज इट क्लियर? सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर गिवन। ये बात मान करके चलनी है कि ये दे रखा है कि P1 और P2 दो हमारे पास पॉलीगन है जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम है। फिर बोला है कि P2 और P3 दो ऐसे हमारे पास पॉलीगन्स है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स सेम है। तो व्हाट अबाउट Pn एंड P3? अब ऐसे भूलते हो तो P1 में मैंने ले लिया 5, तो P2 में भी कितना लेना पड़ेगा? 5 नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि P2 और P3 दोनों में सेम है, तो P2 में हम मान ही चुके हैं तो इधर भी 5 होगा। तो P1 और P3 दोनों में भी 5 आ चुका है। तो यहां पर देन यहां से हम स्टेटमेंट लिखेंगे P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है विच इज ट्रू, तो आप कहोगे कि क्या कहेंगे कि ये जो गिवन रिलेशन है, नो, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो देख रहे हो, ये जो हमारा रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव है, वही सेम रिलेशन अपना सिमेट्रिक है, वही सेम रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव है। तो गिवन रिलेशन क्या बोलेंगे कि गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। शायद ये बोला था क्वेश्चन में कि प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस, तो हमने वो भी नहीं चेक किया और ये हमने बता दिया दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? आगे कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद द साइड्स 3, 4 एंड 5। आराम से देखो, इसको रीड करो। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद द सेट्स विद द साइज 3, 4 एंड 5। तो बेसिकली ये एक ट्राइंगल दे रखा है और हमारा ए क्या कह रहा है? ए हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। बट रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है कि सेम साइड के पॉलीगन होना चाहिए, सेम साइड के पॉलीगन होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम साइड कितनी साइड है? 3, 4, 5। तो उनके ही क्या होंगे? ट्राइंगल होंगे। यही तो कह रहा है। What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with the side 3, 4, 5? तो उसने नंबर ऑफ साइड से बात की है, उसने कोई आपको लेंथ ऑफ साइड से बात नहीं की है। सो कंफ्यूज मत होना, उसने सिर्फ नंबर ऑफ साइड से बात की है। किससे बात की है? नंबर ऑफ साइड्स। तो आप इधर क्वेश्चन में लिखोगे कि सेट, यहाँ पे जो डिफाइन करवा रहा ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, दैट्स इट। ये जो मेजरमेंट्स दे रखे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे। जो भी मेजरमेंट्स दे रखे हैं ना 3, 4 एंड 5, वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। यहाँ पर हमें सिर्फ नंबर ऑफ साइड से मतलब, उनकी लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम राइट एंगल लाओ, इक्विवेलेंस लाओ, इक्विलेटरल लाओ। ठीक है, तो ट्राइंगल है हमारे सेट में, तो सेट ए जो इस रिलेशन को फॉलो करेगा उसमें सिर्फ सारे के सारे ट्राइंगल्स होंगे। क्लियर? ये बात समझ में आई? पक्का? आगे बढ़े फटाफट, क्या बोलते हो? चलो जी, बोल रहे हो तो फिर आगे बढ़ी जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने सामने है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, दे रखा है 1, 2, 3, 4 गिवन बाय दिस एंड मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। चलो पहले तो अपने पास सेट टास्क आ चुका है। सेट ए दे रखा है अपने को 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, और रिलेशन क्या दे रखा है दोस्तों? a, b एंड इट इज a माइनस b इज इवन। ठीक,
तो हमें पहले इसके बारे में सारी वही बात है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या आप लोग दौड़ करके काम कर सकते हो? अरे लिटरली मत दौड़ने लग जाओ भाई। आई मीन टू से कि फटाफट फटाफट इसको बताओ। रिफ्लेक्सिव तो रिलेशन किस पर लगेगा, इसको लिखने का एक और तरीका ए कॉमा ए एंड मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इवन। जो ये रिलेशन लिखा है क्या ये ट्रू है? एक और तरीका, ए कॉमा बी पर रिलेशन लगाते थे तो रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए पर लगेगा। तो ए कॉमा ए, तो ए माइनस ए इज इवन। यस, वाई? इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 इज इवन। इज इट ट्रू? यस भाई, यस इट इज ट्रू। 0 को हम इवन में कंसीडर करते, कभी ऑड में कंसीडर करते? नो, है ना। 0 को हम इवन बोलेंगे। वैसे 0 का कोई ईमान धर्म नहीं होता, 0 को मॉड में भी कंसीडर कर लेते हैं, पर यहाँ पर जैसे हम बोला a माइनस ए 0, तो ये 0 2 4 6 8 करते हैं ना, तो यस इट इज इवन। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इतना क्लियर हो गया कि गिवन रिलेशन इज योर रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करें तो इफ ए रिलेशन बी है ना, तो ये है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये दे रखा है, ठीक है, नंबर 1। और ये गिवन है कि ए माइनस बी का मॉड जो है बेटा वो अपना इवन है। सो देन बी रिलेशन ए, ये क्या कहना चाह रहा है? मॉड ऑफ बी माइनस ए, मॉड ऑफ बी माइनस ए क्या कह रहा है? अच्छा, इसके कि इट इज इवन। ये हमें देखना है कि ट्रू है कि नहीं। मॉड ऑफ बी माइनस ए माइनस बी का मॉड, तो ए माइनस बी का मॉड और बी माइनस ए का मॉड क्या डिफरेंट है? बोथ आर द सेम। इतनी बात पता है। 2 माइनस 5 का मॉड और 5 माइनस 2 का मॉड, आपको दोनों वैल्यूज 3 मिलेंगी। तो वो कह के जा रहा है कि ए माइनस बी का मॉड क्या है? इवन। तो आप यहाँ पर चाहो तो ए माइनस बी को लिख सकते हो, इवन है तो 2k हमेशा मल्टीपल ऑफ 2k रहता है ना, 2 का मल्टीपल रहेगा। तो ये इवन है तो वी कैन राइट डाउन इन दिस वे। अब यहाँ पर बी माइनस ए लिखना है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया? मॉड के अंदर माइनस कॉमन ले लिया और ये बनेगा बी माइनस ए ट्वाइस के। अब मॉड तो माइनस को एलिमिनेट करेगा, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए एंड दैट इज इक्वल टू 2k। सो यहाँ से बहुत इजीली वी कैन से, भाई मॉड लगाए, बी माइनस ए लिखो या ए माइनस बी लिखो, बोथ आर द सेम थिंग। तो येस इट इज ट्रू। कब? जब ये दे रखा है तब ये ट्रू है। तो ये हमारा रिलेशन कैसा हो गया दोस्तों? सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन हो चुका है? सिमेट्रिक रिलेशन। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम पहले करेंगे इफ ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो यहाँ से लिखेंगे ए माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू 2k1, ठीक। यहाँ से मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन, तो यहाँ से लिखेंगे मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू 2k2, ठीक। ओके, अब आपको थोड़ी सी भी टेंशन हो रही हो तो a माइनस बी का मॉड हटा के प्लस माइनस इधर लगा दो, एंड द सेम थिंग b माइनस सी का मॉड हटा के प्लस माइनस 2k2 इधर लगा दो, क्योंकि हम आगे ट्रांजिटिव के लिए क्या करने वाले हैं शायद आप लोगों को पता है। क्या बताओ? देन ए रिलेशन सी की बात करेंगे तो मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन, ये हमें बताना है कि ट्रूथ है कि नहीं, है ना। तो क्या करेंगे? हमने मॉड हटा दिया, अब इन दोनों को ऐड कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बी हमें एलिमिनेट करना, दैट्स इट। हमारा एक ही मोटिव है, बी को यहाँ से खल्लास करने का। ऐड करेंगे तो ये ए माइनस सी, और इधर को ऐड किया प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2, तो यहाँ से a माइनस सी मैंने प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में k1 प्लस k2 लिख लिया। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? ओके, तो देखो ना, a माइनस सी की जगह आप यहाँ लिख भी देते हो, या मैंने कहा इधर मॉड ले लो, मॉड ऑफ a माइनस सी, तो बस 2 k1 प्लस k2, तो ये 2 का मल्टीपल है, ये अपना चाहे कोई भी इंटीजर हो, के 2 का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली a माइनस सी इज इवन। तो ये स्टेटमेंट भी अपना ट्रू है। तो आप बोलोगे इट इज
ट्रांजिटिव, ये जो रिलेशन दे रखा है हमें अपना, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन. सो अगेन इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव. सो गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो बस आप कह दो, इसने बोला था ना कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो शो दैट, अच्छा वो आगे की बात है, ठीक है, वो आगे की बात में करेंगे. सो आप लिख सकते हो प्रॉपर स्टेटमेंट कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो ये रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस. कैसा रिलेशन अपना ये? इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर? समझ में आ गया? ओके, अब आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो आगे बात करते हैं. शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. देखो 1, 3, 5 उसने यहीं से पिक किया है, 1, 3, 5 है ना, इसी सेट से पिक किया. कह रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. ओके, वो इस रिलेशन में बात कर रहा है कि हमारे पास पहले उसने बताया कि यहाँ पर हम 1, 3 और 5 ये 3 एलिमेंट लेंगे सेट ए में से, तो ये सारे एलिमेंट अपने से कनेक्टेड हैं, ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं फॉलोइंग दिस रिलेशन. तो ये रिलेशन क्या कह रहा था कि कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस का मतलब क्या होता है? उनका पॉजिटिव वैल्यू, वो एक इवन होगा. यही तो कह रहा है मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए बी बिलोंग्स टू दैट सेट ए, उन दोनों का डिफरेंस इज एन इवन. तो वो कह रहा है कि यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो वो हमेशा इवन होंगे. मतलब ये हम जब रिलेशन डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ओके, ऐसा क्यों? 1, 3, 5 ऑल आर ऑड नंबर्स, ऑल आर ऑड नंबर्स. तो कोई भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस, 5 - 3 2, 3 - 1 2, 5 - 1 4, कोई भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस कैसा होता है? इवन. तो ये हमारे पास 1, 3, 5 में क्या लिखा है? सारा ऑड. तो कोई भी दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन रहता है. तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हो कि डिफरेंस ऑफ एनी टू odd numbers is even. So that's why वो कह रहा था ना show that, वो कह रहा show that कहाँ गया? all the elements of 1, 3, 5 are related to each other. So we will write down कि भाई difference of any two odd numbers is always even. तो यहाँ पर हमारा रिलेशन कह रहा है कि कोई भी दो नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन है, तो इसीलिए ये तीनों आपस में कनेक्टेड होंगे. ठीक है, चलो सेकंड थिंग उसने बोला है कि 2 और 4 ये भी आपस में कनेक्टेड हैं. भाई 2 और 4 दो इवन नंबर का डिफरेंस, 6 - 8 -2 लेकिन मॉड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर है नहीं, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि कोई भी दो इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? इवन. तो 4 - 2 2, 2 - 4 -2 का मॉड, क्योंकि मॉड लगा हुआ है. तो यहाँ पर भी आप सेम एक्सप्लेनेशन दोगे कि डिफरेंस ऑफ एनी two even number is even. So that's why all the elements of this set are connected to each other and same here. And उसने बोला but no element of this is connected to this set. ऐसा क्यों? क्योंकि एक इवन और एक ऑड नंबर का डिफरेंस 1 में से 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ऑड मिल गया. 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ऑड मिल गया. 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिल गया. तो एक इवन, क्योंकि ये सारे ऑड है, ये सारे इवन है, कोई भी पेयर उठा लो हमेशा आपको ऑड मिलेगा. 5 - 2 3, 5 - 4 1. तो एक इवन और एक ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा कैसा होता है? कैसा होता है? ऑड होता है. लेकिन ये रिलेशन क्या कह रहा है कि हमारा रिलेशन कह रहा है कि कोई भी दो नंबर का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? अपना इवन होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम कहेंगे कि डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड नंबर. सो दैट्स व्हाई इन दिस रिलेशन no element of this set is connected to this one.
ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर is always an odd number. So that's why no element of this set is related to any element of 2,4. क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो अभी आपको आइडिया लग गया कि किस तरीके से हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। एंड ये आपके आगे क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, इनको भी हमें कैसे हैंडल करना है वो उसी रिलेशन में पूछा जा रहा है, तो कैसे बात करनी है आप आराम से देख लो। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? हो गए? नाउ कम टू द फंक्शन। अब फंक्शन की बात करेंगे। तो मुझे पता है आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत कि फंक्शन होता क्या है, डोमेन एंड रेंज के बारे में, बट मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगी पहले कि व्हाट इज़ फंक्शन, किस तरीके से फंक्शन के अप्रोच करते हैं, व्हाट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है, उनके बारे में डिस्कस करके तब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अपना टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो चलो, तो फंक्शन देखते हैं। A relation R from a set A to a set B is called a function if each element of set A has a unique image of in set B, है ना। चलो, जैसे इमेज किसको कहते हैं और प्री इमेज, दो वर्ड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सेट A ले लिया और एक सेट B ले लिया, है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर ले लिया बेटा A B C D E। सेट A से सेट B में एक रिलेशन डिफाइंड है। तो बेसिकली रिलेशन, फंक्शन जो है एक टाइप ऑफ रिलेशन है, बट एक यूनिक रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। ओके, यहाँ पर वो कह रहा है कि एवरी सेट ऑफ एलिमेंट A, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज हैज यूनिक इमेज इन बी। मतलब हर एक एलिमेंट की सेट ए में एक इमेज होनी चाहिए। मतलब ए जो है डी से कनेक्टेड है तो 1 की इमेज क्या है डी, 2 जो है ई से कनेक्टेड है 2 की इमेज क्या है ई, 3 ई से कनेक्टेड है तो ये 3 की इमेज क्या है ई, 4 ए से कनेक्टेड है और ई जो अपना 5 जो है सी से कनेक्टेड है। तो सबसे बढ़िया तरीका, सबसे आसान तरीका जिसमें दिमाग नहीं लगेगा अपना, इधर 1 2 3 4 5 सबसे एक एग्जैक्टली एक तीर निकलना चाहिए, दैट्स इट। किसी एक से भी नहीं निकलेगा तब भी वो फंक्शन नहीं रहेगा, और किसी एक से ज्यादा तीर निकलेंगे तब भी वो फंक्शन नहीं रहेगा। क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो 1 का इमेज क्या है अपना देख सकते हैं डी, 2 का इमेज क्या है ई, 3 का इमेज क्या है ई, 4 का इमेज ए, 5 का इमेज सी। तो हर एक एलिमेंट का इमेज है। तो इमेज किसको कहते हैं कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होंगे, तो सेट बी के एलिमेंट्स इमेज होते हैं सेट ए के एलिमेंट्स के लिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक सेकेंड, ओके, एलिमेंट्स ऑफ set B are called image for elements of set A। ठीक है, एंड वहीं पर हम एक और बात करें कि प्री इमेज, क्या बेटा डिस्कस करेंगे हम लोग, प्री इमेज की हम बात करें तो यहां पर ए की प्री इमेज क्या है 4, बी की प्री इमेज कुछ नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इमेज पर फोकस करते हैं, बट अलोंग विद यू शुड नो व्हाट इज प्री इमेज। तो प्री इमेज किसे कहते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स जो सेट बी से कनेक्टेड होते हैं, दैट आर कॉल्ड प्री इमेज। सो एलिमेंट्स ऑफ set A which are connected to elements of set B
इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, प्री इमेज। तो अब ये जो टर्म्स हमने बात किया है इमेज एंड प्री इमेज, याद रहेगा कि क्या है अपना, क्लियर। इमेज किसको कहते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स जो सेट ए से कनेक्टेड होते हैं, सेट ए के एलिमेंट से। तो वो कह रहा है कि फंक्शन डिफाइन होने के लिए सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी एग्जैक्टली वन, एटलीस्ट नहीं कर रहे, एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए, एग्जैक्टली वन उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्लियर है, समझ आ गया। तो मतलब वन की कोई दो नहीं हो सकती, वन का जीरो नहीं हो सकता। दिस इज लाइक ऑल 1 2 3 4 5 हैव अ यूनिक इमेज हियर। क्लियर, ओके। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि कौन सा किस तरीके से हम ग्राफ को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये अपना फंक्शन है कि नहीं। सो बेसिकली आपको क्या बोला कि यहाँ पर ये हमारे एक तरीके से x लेते हैं, ये हम आप यहाँ पर y लेते हैं, ऐसे तो लिखते कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो x के एलिमेंट क्या होते हैं, एक तरीके से सेट है और इधर y के एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी x की दो वैल्यूज के लिए कोई भी x की एक वैल्यू के लिए y की दो अलग अलग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यही तो कह रहा है। मतलब हमने कुछ ऐसा लिया, सेट A सेट B 1 2 3 4 बच्चों वाला बनाया 1 2 3, तो 1 मेरा 2 से कनेक्टेड है और 1 मेरा 3 से कनेक्टेड है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, है ना, नॉट अ फंक्शन। क्यों ऐसा हुआ, चाहे भले हम 2 3 और 4 इनको कनेक्ट कर दें, क्योंकि एफ लाइक 1 की प्री इमेज कितनी है, 1 की इमेज कितनी है अपने पास, 2, और क्या क्या है, एक 1 है और एक अपनी एक अपनी 2 है और एक अपनी 3 है। 1 है, सेट ए में जो 1 एलिमेंट है उसकी 2 इमेज हैं, तो यूनिक इमेज नहीं है। तो हम क्या यहाँ से बात करेंगे कि कोई भी x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज मिलेंगी तो फंक्शन नहीं है। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ग्राफ। तो जैसे मैंने छोटा सा आपके सामने ग्राफ बनाया, ठीक है, सबको पता होगा ये क्या है, और एक और एग्जाम्पल बनाया अलोंग विद, ठीक है। सो स्टार मार्क करके लिखो, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, y एक्सिस के, पैरेलल लाइन टू y एक्सिस। तो देखो यहाँ पर मैंने y एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं भी जहाँ पर भी आपको पॉसिबिलिटी लगती है, ये 2 पॉइंट पर कट कर रही है, मतलब ये हमारी x की एक वैल्यू है जिसके लिए y की एक वैल्यू और ये y की 2 वैल्यू मिल रही है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो मतलब ये कहता है कि जब आपका लाइन, जो भी आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो अपने y के, और आपके कर्व को कभी भी 2 पॉइंट पर कट कर जाता है, मोर देन 2 पॉइंट्स पर, तो मोर देन 1 पॉइंट पर कट करता है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर आप कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ करके देखो पैरेलल टू y एक्सिस, ये हमेशा एक पॉइंट पर कट करेगा, तो यस इट इज अ फंक्शन। क्लियर है। सो यहाँ पर ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस इफ इट कट्स द ग्राफ at only one point, so it is a function, otherwise it is not a function। क्लियर हुआ कि वो आपके कर्व को एक पॉइंट पर कट करेगा तो ही वो अपना फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, कोई कहानी समझ में नहीं आई है तो बताओ। और यहाँ पर वो आपकी कर्व को मोर देन 1 पॉइंट पर कट करेगा, 2 पॉइंट पे दिख रहा है, तो यस इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों भाई, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज मिल रही, मतलब एक वैल्यू के लिए हमारे पास 2 इमेज हैं, तो यस इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर, चलो आगे वही मैंने लिखा हुआ, इफ अ वर्टिकल लाइन कट्स a given graph at more than 1 point then it cannot be the graph of a function, जो भी लिखा है, and every function is a relation that I told you already, but every relation is not a function। ठीक है, ठीक। चलो अब बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। तो पहले डोमेन और कोडोमेन की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारा कोई फंक्शन हमने लिखा वो a से b में डिफाइंड है, ऐसा कुछ लिखा होता है, a से b में डिफाइंड है, ऐसे ही लिखते हैं बेटा फंक्शन को। तो सबसे पहले
set of all values of x, set of all values of x for which the given f of x is defined. f of x अपना डिफाइन होता है, f of x is defined, तो उन सारी x की वैल्यूज के लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन. Set of all values of x for which f of x is defined is called domain. क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन बोलते हैं. इतनी बात क्लियर. और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होता है, ये सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी, दिस सेट बी इज योर कोडोमेन. इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं इसमें ऑप्शन. पूरा का पूरा सेट भी अपना क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है. पूरा का पूरा सेट भी अपना कोडोमेन हो जाता है. और सेट ए के वो एलिमेंट्स, या फिर इस तरीके से कि वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड आर कॉल्ड डोमेन. एंड रूल्स की हम बात करें डोमेन के लिए तो क्या रूल्स होते हैं बेटा, कि हमारे पास नंबर 1 दो फंक्शंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है ना. और f1x का डोमेन मैंने ले लिया d1 और f2x का डोमेन क्या ले लिया बेटा मैंने, d2. तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, इन दोनों डोमेन का क्या निकालेंगे बेटा, इंटरसेक्शन. ठीक, प्लस माइनस कुछ में हो. एंड अलॉन्ग विद दो फंक्शन मेरे मल्टीप्लिकेशन में हैं, दो फंक्शन मेरे मल्टीप्लिकेशन में है. ठीक है, और इस फंक्शन का डोमेन है d1 और इस फंक्शन का डोमेन है d2. तो इस पूरे के पूरे फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, अगेन d1 का इंटरसेक्शन करेंगे d2 के साथ, d1 का इंटरसेक्शन करेंगे d2 के साथ. एंड थर्ड वन हम बात करें कि f1x अपॉन f2x. ठीक, तो यहाँ से हमें पता है f1x का d1, f2x का d2. तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, d1 इंटरसेक्शन d2, और इसके साथ साथ इंटरसेक्शन एक और कराएंगे जिसके लिए जो डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा है f2x वो 0 नहीं हो. या फिर ऐसे साथ में लिख लो कि अलोंग विद ये भी हमें कंसीडर करना पड़ता है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं जाना चाहिए, वो सारी वैल्यूज नहीं लेंगे, और d1 d2 का इंटरसेक्शन. तो ये डोमेन निकालने के रूल है. बाकी तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि लॉग के अंदर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आएगा, इस तरीके की बात है. ठीक है, ओके. अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग्स. व्हाट इज मैपिंग्स, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, बेसिकली नथिंग, ये अपना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस. सॉरी, तो सबसे पहले नंबर 1 अपने पास है 1 फंक्शन, जिसको हम एक और नाम से पुकारते हैं इंजेक्टिव मैपिंग्स, है ना. मैपिंग नथिंग, टाइप्स ऑफ फंक्शन को ही बोला गया है. सो 1 फंक्शन को एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज इंजेक्टिव. तो 1 कभी कभी नहीं लिखा होता, वहां पे लिखा होता है इंजेक्टिव. तो यू शुड नो कि व्हाट इज इंजेक्टिव. ठीक है, अब समझते हैं कि 1 फंक्शन क्या होता है. अभी तक हमने इमेज प्री इमेज की बात की थी, वहीं से रिलेटेड कुछ है, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ अभी. ठीक है, ये सेट ए सेट बी, ये तो पता ही है कि पहले ये फंक्शन होगा, है ना. फंक्शन है तभी हम टाइप ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं. फंक्शन तो मैं पता पड़ गया कि फंक्शन कैसे रिकॉग्नाइज करते. तो फंक्शन निकालने के बाद उस पर हम बात करेंगे कि क्या ये 1 है कि नहीं. तो 1 का मीनिंग क्या है, आ जाओ. 1 2 3 4 ABCD. ठीक, ओके. फंक्शन होने के लिए तो 1 2 3 4 सबकी एक ही यूनिक इमेज होगी. ठीक है, 1 क्या कहता है, 1 क्या कहता है कि यहाँ पर ABCD जितने भी फंक्शन हैं अपने यहाँ पर, मतलब उनकी एग्जैक्ट मतलब उनकी एक ही प्री इमेज होगी. अभी तक क्या हो रहा था, सॉरी, क्या ये फंक्शन है, तो आप लिखोगे ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन पर टिक लग गया. ठीक है, वही 1 फंक्शन की बात करो तो यहाँ पर ए की कितनी प्री इमेज हैं, लिखा जाए प्री इमेज ऑफ ए. कितनी है बेटा, 1 2 3 4, है ना.
4 प्री इमेज है एक ही, सो दिस इज नॉट 1 1। तो क्या कह रहा है, कहना चाह रहा है कि 1 1 होने के लिए हमारे पास जो प्री इमेज है वो 1 या 1 से कम होनी चाहिए। 0 चलेगा, 0 चलेगा। कैसे, एक एग्जाम्पल लिया मैंने 1 2 3 4, ए बी सी डी और ई, ठीक है। 1 2, ये डी से कनेक्टेड है, ये सी से कनेक्टेड है, ये बी से कनेक्टेड है। ए की एक प्री इमेज है, बी की एक ही प्री इमेज है, सी की एक प्री इमेज है, डी की एक प्री इमेज है। ई की नहीं है तो कोई भी चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ई की प्री इमेज है या नहीं। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है अपना, 1 1 फंक्शन है। तो आप यहां पर मेंशन करो 1 1 फंक्शन के लिए क्या, एवरी एलिमेंट एलिमेंट इन सेट बी, कि हम ए से बी में फंक्शन की डिफाइन की बात करेंगे हमेशा, ए से बी। एलिमेंट इन सेट बी हैज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक प्री इमेज, तो मैं इसे लिख रही हूँ एलिमेंट इन सेट बी हैज 0 और 1 प्री इमेज is called 1 1 function, is called 1 1 function। ये कहानी है, क्या ये बात समझ में आई? वो कह रहा है कि हमारे पास सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी या तो एक प्री इमेज हो या फिर ना हो। जैसे यहां पर प्री इमेज ऑफ ई क्या है, 0, मतलब कुछ नहीं है, नथिंग, नल लिख सकते हो, नल लिख सकते हो, मतलब प्री इमेज ऑफ ई कुछ है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है। प्री इमेज ऑफ ई क्या दे रखा है अपने को, नल, मतलब कुछ है ही नहीं, तब भी ये फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 होने के लिए क्या कह रहा है कि हमारे पास सेट बी में जितने एलिमेंट हैं, सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं सबका क्या होना चाहिए बेटा, एक इमेज होना, एक प्री इमेज होना चाहिए और एक से कम चलेगा। जैसे यहाँ पर ए की कितनी प्री इमेज थी, 1 2 3 4, सो दिस इज नॉट 1 1। इसको क्या लिखोगे कि भाई साहब तुम 1 1 नहीं हो, इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। क्लियर? तो जो फंक्शन 1 1 नहीं है उसको क्या बोलेंगे, मैनी वन। जो फंक्शन अपना 1 1 नहीं है उसको एक नया नाम देते हैं मैनी वन। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है अपने पास मैनी वन फंक्शन, तो इसकी अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको बोलेंगे फंक्शंस विच इज नॉट 1 1 फंक्शन आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। तो सिंपली ये तो हमें अलग से देखने की जरूरत ही नहीं, हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 1 फंक्शन के लिए चेक करेंगे। वो फंक्शन 1 1 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैनी वन नहीं होगा, और 1 1 नहीं हुआ तो मैनी वन होगा। मतलब एक टाइम में फंक्शन या तो 1 1 या मैनी वन, जस्ट लाइक इवन एंड ऑड, या तो इवन या ऑड, तो या तो 1 1 या फिर मैनी वन। ठीक है, तो यहीं पर नोट डाल के एक और हम बात करते हैं, आई मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बता रही हूँ, है ना, कि 1 1 और मैनी वन चेक करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कैसे चेक करें कि फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। अभी फंक्शन को चेक करने के लिए क्या किया था कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी, अभी यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे एक ग्राफ बनाया मैंने, जानते हो सारे बच्चे किसका ग्राफ है ये, draw a parallel line, draw a parallel line, किसके parallel line, x axis के, to x axis if it cuts more than 1 point then
it is not one फंक्शन, तो फिर क्या हो जाएगा, मैनी वन। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के, तो 1 2 कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये फंक्शन मैनी वन है, ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखो y की ये वैल्यूज के लिए, y की एक वैल्यू के लिए कितने सारे यहाँ पर अपने प्री इमेज मिलते जाएंगे। वही तो कह रहा कि y की एक वैल्यू की प्री इमेज बहुत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक y की वैल्यू के लिए 4 प्री इमेज है, सो दिस इज नॉट वन, तो दिस इज मैनी वन फंक्शन। तो कह रहा है कि अपने पास सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं उनकी या तो एक प्री इमेज या फिर 0, मतलब वो कनेक्टेड नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन कनेक्टेड है तो बस एक से कनेक्ट होने चाहिए। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड वन, और कोई फंक्शन वन नहीं है तो वो मैनी वन होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? क्या फिर से मैं बात कर रही हूँ कि y की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। इसको याद रखना, y की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, कि मतलब x की 2 अलग अलग वैल्यू पर y की सेम वैल्यू मिलेगी तो फंक्शन वन नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा अपना, मैनी वन। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई किसी का डाउट फटाफट से बताओ बेटा, क्लियर है? तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। नाउ कम टू द ऑन टू पार्ट, ये उनसे डिफरेंट है ऑन टू फंक्शन, और इसको हम और किस नाम से पुकारते हैं, दैट इज सर्जेक्टिव। क्या है? सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन मतलब वन मैनी वन एक अलग कहानी थी, ठीक है? तो या तो वन या फिर मैनी वन। अब ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? सबसे सिंपल लगता है मुझे ऑन टू फंक्शन, कोई फंक्शन हमारा ए से बी में डिफाइंड है ना, तो बी अपना क्या है, कोडोमेन। बी अपना क्या है बालक, कोडोमेन। तो इफ range of the given function is equal to codomain, रेंज जो है हमारा वो कोडोमेन के इक्वल आता है, तो फंक्शन को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। रेंज क्या है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y that we are getting after putting all the values of the domain। रेंज निकालना सबको आता है, तो यहां से यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो एक एग्जाम्पल मैंने लिया ए बी, ठीक, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, ठीक है। कोडोमेन रेंज के इक्वल है। सेट के केस में क्या करते हैं कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये भी इससे कनेक्टेड है। तो इस वक्त इधर हमने रेंज की बात किया, तो रेंज क्या है बेटा? ऑल सेट ऑफ बी विच हैव प्री इमेज, तो ए बी सी डी ई सबकी प्री इमेज अवेलेबल है, ए बी सी डी ई, ठीक। और यहाँ पर सेट बी अपना क्या है? यही है पूरा का पूरा, दिस दैट इज कोडोमेन, और ये भी पूरा का पूरा सेट भी आ गया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि रेंज जो है अपना कोडोमेन के इक्वल है, तो ये फंक्शन को कैसे कह देंगे? सर्जेक्टिव, मतलब ऑन टू फंक्शन, मतलब ऑन टू फंक्शन। और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलो तो हमारे सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबकी एटलीस्ट वन प्री इमेज हो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। एक और एग्जांपल बनाया मैंने ऐसा ही कुछ, सेट ए सेट बी, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी तीन ही ले लिए मैंने, 1 2 3 4 5। ए इधर कनेक्टेड है, ठीक है, फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, फिर 4 किसी ना किसी से कनेक्टेड तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप इसको लिखो, आप डेफिनेशन को इधर डेफिनेशन लिख करके कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड हैव at least one pre-image, at least one pre-image। इन वो तो हमें पता है pre-image क्या होती है ना, इन सेट ए लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो आराम से देखो, यहां पर ए की एक प्री इमेज, बी की कितनी? 2 प्री इमेज, सी की 2 प्री इमेज,
तो हमें कोई फर्क नहीं है, तुम्हारे पास एक से ज्यादा प्रीमेज है, लेकिन एटलीस्ट एक तो होनी ही पड़ेगी। तो यहां पर भी हमें दिख रहा है कि हमारा रेंज क्या मिलेगा इस फंक्शन का, ए बी सी, और कोडोमेन क्या है अपना, बताएगा कोई, ए बी सी। तो डेफिनेटली रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो क्या बोल देंगे, ये फंक्शन कैसा अपना ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। इज इट क्लियर कि ये फंक्शन कैसा दे रखा है अपने को, ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन दे रखा है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, इधर आ जाओ, बाद में देखना। 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन फंक्शन डिफाइंड है। तो क्या ये वाला अपना ऑन टू फंक्शन है। देखो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, ए की है, बी की है, सी और डी की कोई प्री इमेज नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि रेंज हमारा इस फंक्शन का क्या है, ए एंड बी ओनली, और कोडोमेन क्या है, जल्दी 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 जल्दी, ए बी सी डी। कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट। तो यहां पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जब रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होते उनके लिए एक नया नाम इन्वेंट किया है, इनटू फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा हो गया बालक, दिस इज इनटू फंक्शन। तो ये भी बस वैसी कहानी, या तो ऑन टू होगा या फिर इनटू होगा, एक टाइम पे दोनों नहीं होंगे, इवन या फिर ऑड, है ना। एक टाइम पर नहीं बोल सकते कि ऑन टू इनटू फंक्शन है, आइदर ऑन टू और इनटू। तो अब हमारे पास एक तो केस था, या तो 1 1 या मैनी 1, या फिर ऑन टू और इनटू। अब इनसे टोटल कितने बनेंगे, 4 केस बनेंगे, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू। क्योंकि मैनी 1 और 1 1 में से एक होगा, ऑन टू और इनटू में से एक होगा। तो टोटल 4 टाइप बनेंगे अपने पास। इसको बाद में करेंगे, ठीक है। यहां पर हाँ, इधर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, उसने बोला है शो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। चलो जी, क्यों कहना चाह रहा है नॉट ऑन टू, देखो फंक्शन हमने देख लिया क्या दे रखा है, ट्वाइस x। अब 1 1 यहां से रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं आपको मेथड भी सिखाऊंगी साथ ही साथ कि कैसे हम 1 1 फंक्शन को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। y इक्वल टू 2x ग्राफिकली देखना चाहते हो, बहुत सारे मेथड है, आराम आराम से एक एक करके सीखेंगे। y इक्वल टू 2x है तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू 2x, तो जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू, लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू x एक्सिस, 1 1 होने के लिए क्या बोला था कि x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, हमेशा एक पॉइंट पे कट करेगा। तो ये फंक्शन कैसा है अपने पास, 1 1। कैसा फंक्शन है, 1 1, ठीक है। अब 1 1 तो हो गया, ऑन टू के लिए कैसे बात करें। अब देखो हमारा कोडोमेन क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या दे रखा है बेटा, नेचुरल नंबर, जिसमें क्या आता है 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स आते हैं, ओके। एट द सेम टाइम आप यहाँ पर देखो फंक्शन क्या दे रखा है 2x, ये कभी अपने को ऑड नंबर्स नहीं देगा। रेंज क्या आएगी इसकी, 2 4 6 8, मतलब 2 का पहाड़ा, 2 की टेबल, तो कभी भी ऑड नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो हमारा कोडोमेन और रेंज कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसीलिए दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ग्राफिकली हमने चेक कर लिया कि यस इट इज 1 1, है ना। ऑन टू के लिए हम बात करें तो हमने रेंज के बारे में बात किया, तो रेंज क्या मिलेगा इसका, हमेशा 2 4 6 8, हमेशा इवन नंबर मिलेगा। रेंज क्या मिल रही है अपने को, इवन नंबर, इवन कैसे, इवन नेचुरल नंबर। तो आप सीधा सीधा लिख देना कि रेंज जो है बेटा अपनी कोडोमेन के इक्वल नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में क्या दे रखा है अपने को, नेचुरल नंबर, एंड दैट इज 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो भाई ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू तो नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया ऑन टू निकालने का, तो एक ही तरीका हुआ, हमेशा रेंज निकाल दो, कोडोमेन से कंपेयर कर लो और ऑन टू आ गया। 1 1 के लिए हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा। तो एक और तरीका क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं लेट कि x की दो, हमने यहाँ पे x1 एंड x2 दो अलग अलग वैल्यूज ले ली x की, ठीक है, दो अलग अलग वैल्यूज ले ली, और मैं मान के चल रही हूँ कि f of x1 जो है f of x2 के इक्वल है,
मतलब इसका उल्टा चल के देख रहे हैं कि x की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है। समझने की कोशिश करना। x1 x2 x की दो अलग अलग वैल्यूज ली, x1 x2, उन दोनों पर जो फंक्शन की वैल्यू निकली वो दोनों सेम ले ली। तो यहां से हमें x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज मिल जाती हैं तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, है ना। और यहां से हम आगे कैलकुलेट करते जाते हैं और हमें x1 और x2 दोनों ही सेम हैं तो हम कहेंगे भाई कि x1 x2 दोनों सेम है, तभी f of x1 इक्वल टू f of x2 है। तो दैट्स वाई दिस इज योर 1 1, क्योंकि 1 1 क्या कह रहा था कि कोई भी एक y की वैल्यू के लिए दो अलग अलग x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर ले लिया कि लेट f of x1 इक्वल टू f of x2 और x1 x2 हम दो अलग वैल्यू लेकर के चल रहे हैं। तो f of x1 ये है, तो यहाँ पर मैंने 2x1 और इक्वल टू यहाँ पुट किया तो 2x2, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2। तो हमने जब x1 x2 अलग अलग लेकर के चले हमने माना, लेकिन लास्ट में दे दिया कि नहीं भाई x1 और x2 दोनों सेम ही वैल्यू है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x1 और x2 सेम है, तभी f of x1 f of x2 सेम होगा। तो यहाँ पर ये रिलेशन मिल गया तो कब कहोगे यस इट इज 1 1 फंक्शन। ये एक और मैथमेटिकल वे है 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं ये कैसे बताना है। ये आराम से आप क्या करोगे कि x1 x2 दो अलग अलग वैल्यूज ली और मान के चल रहे हैं कि उन पर y की वैल्यू सेम है, तो वहां से f of x1 इक्वल टू f of x2 किया, फंक्शन में वैल्यू पुट की और सॉल्व करते चले गए। ये तो बहुत आसान था। तो आगे जाके इन दी एंड आपको x1 इक्वल टू x2 ही मिलता है तो आप कहोगे कि ये 1 1 है, और x1 x2 में कोई और रिलेशन या x1 x2 की दो अलग अलग वैल्यूज मिल जाती हैं तो आप सीधा कह दो कि भाई तुम 1 1 नहीं हो, तुम मैनी 1 हो। इज इट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है? क्लियर? चलो अभी थोड़ी सी बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैपिंग्स के बारे में, बेसिकली कि क्या क्या बनेगा। तो नंबर 1 हमने बताया कि 1 1 प्लस ऑन टू फंक्शंस, है ना। नंबर 2 1 1 प्लस 1 1 प्लस मत लिखो ऐसे तुम्हें और लगेगा, 1 1 ऑन टू 1 1 and into function। नंबर 3 अब many 1 on to function and number 4 many 1 into function। यही 4 टोटल मैपिंग्स बनी है, 1 1 on to 1 1 into, many 1 on to many 1 into। और सबसे स्पेशल जिसमें जो है ना, ये सबसे स्पेशल है 1 1 on to। अकेले 1 1 को क्या कहते हैं भाई, बताओ बताओ? ऑन टू। और अकेले 1 1 को कहते हैं इंजेक्टिव, अकेले ऑन टू को कहते हैं सब्जेक्टिव। और जब 1 1 और ऑन टू दोनों कंबाइंड हमारा फंक्शन होगा, कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, उसको एक नाम दिया जाएगा, दैट इज बाइजेक्टिव, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शंस। क्लियर? तो कोई रिलेशन कोई फंक्शन अपना 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फंक्शन जो है रियल से रियल में डिफाइंड है और दे रखा है f of x इक्वल टू x टू द पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर में क्या दे रखा है, f इज 1 1 ऑन टू, f इज many 1 ऑन टू, f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, चलो तो f of x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 रियल से रियल में डिफाइंड है। तो इस फंक्शन का कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। मुझे ऑन टू निकालना सबसे अच्छा लगता है पहले, क्योंकि बहुत आसानी से रेंज निकल जाएगी। ठीक, कोडोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर पता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव सारा। इस फंक्शन का रेंज निकालने की बात करें तो रेंज किस पर निकालते हैं, जो अपना डोमेन है x की पावर 4। डोमेन क्या है, सारी रियल वैल्यूज, x में कुछ भी रख दो, सारी रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल है। ठीक है, x की पावर 4 पावर इवन है, यहाँ पर आप x की वैल्यू चाहे कितनी बड़ी नेगेटिव चाहे कितनी बड़ी पॉजिटिव, उसकी पावर 4 तो हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्या ये बात समझ आई? इट्स रेंज 0 to इन्फिनिटी।
क्या है इसकी रेंज? 0 से इन्फिनिटी है बेटा। इज इट क्लियर? आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ बनाना आता है, दैट्स ऑसम। कैसे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 का ग्राफ हमें बनाना आता है। ये ऐसे होता है, यही होता है। मैंने कहा आपको कि एक्स की पावर 4 का बनाओ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, तो रहेगा तो हमेशा इवन ना। अभी क्या हो रहा था कि x इक्वल टू 2 रखने पर ये 4 देता था, अभी 2 रखने पर ये 16 देगा। ये स्पीड में ऊपर जाएगा, मतलब ये से एकदम स्पीड में ऊपर जाएगा, ये एकदम स्पीड में ऊपर जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा अभी भी फैला हुआ चलता है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं कि स्लोली स्लोली ऊपर जाता है ना। बट ये वाला ग्राफ एकदम स्पीड में, x की पावर 8 का बनाओगे और स्पीड में, क्योंकि फिर x की वैल्यू 2 रखने पर 2 की पावर 8 सडनली 512 पे चला जाएगा। तो ये हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ है। आप ग्राफ के साथ डील कर सकते हो, दैट्स ऑसम। नहीं तो हम नॉर्मल तरीके से भी बात करेंगे। तो ग्राफ को ऑब्जर्व करके देखा जाए तो ये 0,0 है। रेंज क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो मुझे y की क्या वैल्यूज मिल रही है? 0 से बड़ी, वो हमने यहाँ पर वैसे ही देख लिया। कैसे? कि x की पावर 4 हमेशा पॉजिटिव है। तो रेंज क्या होगी इस फंक्शन की? 0 टू इन्फिनिटी। और बहुत इजीली देखो, कोडोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो आप सीधा लिख दोगे दिस इज नॉट इक्वल। रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन कैसा है? नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। बेसिकली इट इज इनटू फंक्शन। ये इनटू फंक्शन है। तो अब एक तो बात क्लियर हो गई, दिस इज नॉट ऑन टू। तो देखो इसमें से कट करना चाहो, दिस इज 1 1 ऑन टू, गलत। मैनी 1 ऑन टू, गलत। नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, और 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, चलो सी और डी में से देखेंगे। अब यहाँ से आप देखो, जो मैंने आपको क्या बताया था, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे बताया था 1 1 और मैनी 1 चेक करने के लिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, साइन एक्स का ग्राफ याद करो और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ये आपके कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा, तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये y की जो भी वैल्यू है वो x की 2 वैल्यू के लिए अवेलेबल है। मतलब यहाँ पर मैं x की वैल्यू +1 रख दूँ और x की वैल्यू -1 रख दूँ, इन दोनों के लिए मुझे f ऑफ +-1 क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो x की 2 अलग अलग वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिल रही है। मतलब ये ऐसा अपन कुछ डिज़ाइन करते तो यहाँ पर 1 और -1 इन दोनों की एक ही प्री इमेज होती 1। तो यहाँ पर 1 की 2 प्री इमेज है, -1 और 1, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ये ग्राफ से चेक किया है तो ये हमें पता चल गया इट इज़ नॉट 1 1। तो ये 1 1 नहीं है, तो ये कह रहा था f इज़ 1 1, ये भी गलत। f इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये क्लियर हो गया कि फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। बट मैं आपको एक बार इसको मैथमेटिकली बताते हैं। तो हमने x1 एंड x2 चूज़ किया, तो लिखेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ये हमने अज्यूम किया, लेट f ऑफ x1 f ऑफ x2। यहाँ पर पुट किया तो x1 टू पावर 4, यहाँ पर पुट किया x2 टू पावर 4। इधर ले आया इन दोनों को, x1 टू पावर 4 माइनस x2 टू पावर 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे कि x1 कैसे लिखा? x1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b एंड a माइनस b इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b, a माइनस b। तो दिस ब्रैकेट कैन नॉट बी 0, है ना। इसको तो 0 रखने की जरूरत ही नहीं, तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको फिर ओपन करेंगे तो a माइनस b एंड a प्लस b इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट को 0 रखेंगे तो यहाँ से तो निकल गया x1 इक्वल टू x2 और इस ब्रैकेट से निकल गया x1 इक्वल टू माइनस x2। तो देख रहे हो x1 x2 में 2 रिलेशन आ चुके हैं। मैंने क्या बोला था? सिर्फ एक ही रिलेशन मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे इट इज एन 1 1 फंक्शन। बट यहाँ पर x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू माइनस x2, तो यहाँ से हम कंबाइंडली बात करेंगे तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। मतलब कि एक बार x1 x2 इक्वल होगा तब भी देगा, और एक बार x1 की वैल्यू माइनस x2 होगा
तब भी ये सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर अलग अलग दो वैल्यूज लेकर के चल रहे थे और y की अलग अलग सेम वैल्यू, और हमें वहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज मिल गई हैं, एक x2 और एक -x2, मतलब x1 x2 आपस में सेम नहीं है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो आप कहोगे कि यस इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। क्लियर, समझ आया? तो एक तो है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वहां से आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करके रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये 1-1 है कि नहीं। और दूसरा तरीका कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, यहाँ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और यहाँ से एक ये निकला कि ऐसा नहीं इसको निकलती खुशी मनाने लग गए, और भी पॉसिबल सिचुएशन देखी तो ये भी पॉसिबल है। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो इट इज नॉट 1-1। ऑन टू के लिए बहुत बढ़िया तरीका, रेंज निकालना आता होगा, सो रेंज निकालो, कोडोमेन की इक्वल है तो ऑन टू, नहीं है तो इनटू। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगी, आपको एज अ होमवर्क ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप करके मुझे कमेंट करके रिप्लाई करोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1-1 है, ऑन टू है, 1-1 ऑन टू है, नन ऑफ दीज। तो पूरा आप चेक करोगे कि 1-1 ऑन टू में से क्या है, मैनी 1 इनटू में से क्या है। ठीक है, क्लियर? सो एज अ होमवर्क इस क्वेश्चन को आप करने वाले हो। और आज की क्लास में हमने बात किया है, पहले कुछ डिस्कशन किया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से रिलेटेड, एंड आफ्टर दैट फंक्शन क्या है, बेसिक्स फंक्शन के बारे में बात की, एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, 1-1, मैनी 1, ऑन टू, इनटू। चारों के अलग अलग चार मैपिंग्स बन गई है, 1-1 ऑन टू कंबाइंडली बोलते हैं बाइजेक्टिव। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अभी नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ के आना पूरा का पूरा ये टॉपिक जो आज की क्लास में कवर किया है और जो आज क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेरीज है यू कैन कमेंट मी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।